ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ प्रकरण 20 युवा चेतना राजनीति में परिवर्तन लाएं। युवाओं में राजनैतिक चेतना के विकास और परिष्कार की जरूरत है। अभी की स्थिति तो विकट है। दलगत राजनीति हो या छात्र राजनीति, दोनों की दशा डावाडोल है। कुछ गिने चुने लोगों के अपवाद को छोड़ दें तो यह पहली नजर कुछ षड्यंत्रकारियों का जमावड़ा लगता है, जो सत्ता व शासन का सुख पाने को किसी भी तरह के कुटिल कुचक्र रचने के लिए तैयार हैं। इनके कारनामे देखकर आम जनता राजनीति का सामान्य अर्थ ही भूल चुकी है। जनजीवन में राजनीति को षड्यंत्र, कुटिलता, धूर्तता, चालबाजी, धोखाधड़ी का पर्याय माना जाता है। इस तरह के काम किसी को करते हुए देखकर कहा जाता है, देखो अमुक राजनीति कर रहा है, जबकि वास्तविकता में राजनीति राष्ट्रीय व्यवस्था एवं राष्ट्रीय संबंधों को सुचारू व सुगम बनाने की प्रणाली है। इसके अपने मूल्य एवं नीतियां हैं जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के उच्च आदर्शों से ओतप्रोत हैं। इन्हीं आदर्शों से प्रेरित होकर स्वाधीनता के राजनैतिक युग का प्रारंभ हुआ था। तब गोखले, गांधी, महामना मालवीय, लोकमान्य तिलक, सरोजिनी नायडू, भिकाजी कामा जैसे लोग राजनीति में आए थे। उन्होंने देश सेवा के लिए अपने जीवन के सभी सुखों को त्यागा था। दुखद बात यह है कि उस युग का आज अवसान हो चुका है। अपनी संपूर्ण विनम्रता के साथ कहना यही होगा कि अब न वे मूल्य रहे और न उन्हें निभाने वाले युवा। समझ में नहीं आता कहाँ ढूंढे आज सुब्रह्मण्यम भारती और सुभाष को। कहाँ है वे देश के दीवाने जो राष्ट्र सेवा के लिए हंसते हंसते बलिदान करने के लिए तैयार रहते थे। अब तो जिधर नजर डालो उधर ही चारा घोटाला, यूरिया घोटाला, यहाँ तक कि सूखा व बाढ़ घोटाला करने वालों की भीड़ नजर आती है। ये राज तो करना चाहते हैं, पर किसी नीति से इनका कोई सरोकार नहीं है। इनके पास तो अनीति ही अनीति है। राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने छात्र राजनीति में भी अपनी घुसपैठ बना रखी है। इन्हीं के अनुषांगिक संगठन छात्र राजनीति का खेल खेलते हैं। राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनैतिक दलों की तरह यहाँ भी अपराधों व अपराधियों का बोलबाला हो चला है। इसी महत्वपूर्ण कारण की वजह से 5 मई 2005 को राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय सहित सभी शिक्षण संस्थानों में छात्र संघों और शिक्षण संघों के चुनाव पर रोक लगाने का फैसला सुना दिया। इसके पीछे बताई गई वजहें गौर करने लायक थीं।
खंडपीठ का कहना था कि नेतागिरी की धाक जमाने के लिए छात्र नेता शिक्षकों का अपमान करते हैं और राजनैतिक दल छात्र एकता को विभाजित कर रहे हैं। स्थिति नकारात्मक है। यह आज की राजनीति का सच है। इसे सकारात्मक करने का साहस उन्हीं को करना होगा। इस उल्टे को उलटकर सीधा करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। इस संबंध में कुछ प्रयास हो भी रहे हैं। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में युवाओं का सांसद चुना जाना एक सुखद संकेत था। सुखद इसलिए कि विभिन्न राजनैतिक दलों के इन युवा सांसदों ने दलीय प्रतिबद्धता से उठकर राष्ट्रीय प्रतिबद्धता दिखाई। हालांकि इन युवाओं में ज्यादातर अपनी खानदानी राजनीतिक विरासत संभालने आए हैं। इनसे अलग उड़ीसा के एक युवा सांसद ऐसे भी हैं जो स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर राजनीति में आए हैं। कुछ बंधनों को छोड़ दें तो इन युवाओं में जोश और जज्बा तो नजर आता है। भविष्य में भी यह बना रहे तो शुभ परिवर्तन संभव है। कई युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने राजनीति के घने अंधियारे को मिटाने के लिए प्रकाश दीप बनकर झलने का साहस किया है। ये युवा IIT के छात्र हैं। इन्होंने भारत उदय मिशन नाम का राजनैतिक संगठन बनाकर राजनीति और राजनैतिकों से दो हाथ करने की ठानी है। इस संगठन के नेता गोपाल कृष्ण है। इनका कहना है कि हमारा संगठन, जिसे वे संक्षेप में BM इंटू ब्रैकेट भारत उदय मिशन का संक्षिप्त नाम ब्रैकेट कंप्लीट कहते हैं, इसका उद्देश्य देश को माफिया, सरगनाओं, अपराधियों और जातिवादी नेताओं के चंगुल से बचाना है। उनके इस संगठन में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और लखनऊ समेत प्रमुख शहरों के प्रबंध संस्थानों, प्रौद्योगिकी संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों के 2000 से भी अधिक युवा है। इन युवाओं का इरादा यह है कि किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी की नौकरी नहीं करेंगे और अपना पूरा कैरियर पहले समाज सेवा और राजनीति में लगा देंगे। लोग उन्हें वोट क्यों देंगे और इनकी पहचान क्या है? इस सवाल के जवाब में BM के सदस्यों का कहना है कि पहले हम समाज सेवा करके गांवों और शहरों में अपनी पहचान बनाएंगे, लोगों का विश्वास जीतेंगे और फिर खुद को राजनीति में परखेंगे। अपनी पहचान स्थापित करने के लिए BM ने हैदराबाद में अनाथों के लिए चल विद्यालय खोलकर अपने परिसर में और बाहर गरीब परिवारों के लिए पैसा इकट्ठा करके समाज सेवा की मुहिम शुरू की है। BM के एक सदस्य की सुने तो हमने जम्मू कश्मीर में भूकंप पीड़ितों के लिए भोजन व कपड़े भेजे। बिट्स पिलानी के BM सदस्यों ने गरीब बच्चों से लगातार संपर्क बनाकर उनमें स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें बांटी। ये राजनीति की ओर कैसे उन्मुख हुए, इसके जवाब में
भारत उदय मिशन के पदाधिकारियों का कहना है, देश भर में बढ़ती गरीबी ने हमें इस ओर प्रवृत्त किया है। हम में से ज्यादातर संस्थापक सदस्यों ने स्वयं गरीबी की मार सही है और फिर हम उन सब भ्रांतों के लिए मिसाल बनना चाहते हैं जो निठल्ले बैठे रहते हैं और बिना कोई प्रयास किए व्यवस्था को गाली देते हैं। बीएम का मकसद लोगों के विचारों में क्रांति लाना है, उनकी सोच को बदलना है। इसके लिए उन्होंने BHARATUDAYMISSION bharatudaymission.com नाम की वेबसाइट खोली है। इसमें उन्होंने अपना चार्टर जारी किया है, जिसमें सभी लोगों को जागृत करने का अनुरोध किया गया है। उनकी साइट सिद्धांत और विचारधारा को देखते हुए लगता है कि ये युवा सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा पाते हैं। संगठन अपनी ताकत, ऊर्जा और विचारधारा का स्रोत स्वामी विवेकानंद को मानते हैं। इन युवाओं ने अपनी साइट में यह कहा है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक साधनों के आदर्श मिश्रण से पहले भारत और फिर दुनिया में हर संभव हद तक प्रत्येक मनुष्य के आंसू पोंछना है। इस संगठन के सदस्यों ने जातिगत नाम का त्याग करने की कसम खाई है। बीएम की हैदराबाद इकाई के मॉडरेटर चेरला दिव्याश्री के नाम के साथ पहले उनका जातिगत नाम राव जुड़ा था, लेकिन संगठन के सदस्य बनने के बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया। इसी तरह इसके सभी सदस्य दहेज न लेने और देने के लिए संकल्पित हैं। देश के युवाओं का प्रयास यह तो जताता है कि युवा अभी सोए नहीं, सक्रिय हैं। अपने युग निर्माण मिशन की राजनैतिक सक्रियता न होते हुए भी इसमें वर्तमान राजनैतिक सोच को दिशा देने की सामर्थ्य है। देश की युवा प्रतिभाओं को तीव्रता के साथ इस मिशन की गतिविधियों से स्वयं को जोड़ना चाहिए। जो युवा पहले से ही इसके कार्यक्रमों में भागीदारी निभा रहे हैं, उन्हें औरों को इस ओर चल पड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। युवा सामर्थ्य यदि विचार क्रांति अभियान से वैचारिक ऊर्जा लेकर राजनैतिक चेतना के विकास एवं परिष्कार के लिए प्रयत्नशील हो उठे तो राजनैतिक परिदृश्य में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अच्छा हो कि इस महत् कार्य के लिए विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवा सचेतन एवं सक्रिय हों। प्रकरण 20 समाप्त। ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ, प्रकरण 21। पूरा विश्व बने एक विद्यालय।
विश्वविद्यालयों में युवाओं को प्रेरक वातावरण नहीं मिल पा रहा है। यहाँ वे अपना अध्ययन एवं जीवन ठीक से नहीं संवार पा रहे। यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे नहीं होना चाहिए और बहुत कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा जिसे किया ही जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण हर उस व्यक्ति का है जिसमें राष्ट्र और राष्ट्र के युवा का दर्द अनुभव करने की शक्ति है। विश्वविद्यालयों पर राजनीतिज्ञों की गिद्ध दृष्टि हमेशा बनी रहती हैं। सरकारें बदलते ही सरोकार बदलते हैं। राजनीतिज्ञों के लिए विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवा कच्चे माल की तरह हैं, जिनमें वे अपनी पार्टी का भविष्य देखते हैं। यहाँ पनप रही युवा शक्ति को वे अपने दल की दलदल में डुबोना चाहते हैं, फिर भले ही ऐसा करने के परिणाम कुछ भी क्यों न हो। इनमें से कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्हें भारत के पवित्र अतीत एवं भारतीयता की गरिमा से चीड़ है। वे इसे सांप्रदायिकता का पर्याय मानते हैं। कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस पवित्र एवं प्रेरक भावनाओं का अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये दोनों ही अपने अपने ढंग से युवाओं को बरगलाते हैं। शिक्षा की नीतियों को, अध्ययन की विषय वस्तु को मनचाहा तोड़ते मरोड़ते हैं, भले ही इसकी परिणति कुछ भी हो रही हो, भले ही इसके परिणाम कुछ भी निकलने वाले हों। इन्हें हमेशा अपनी सरकार से सरोकार होता है, न कि युवाओं के चरित्र व जीवन की गुणवत्ता से। ये बातें कितनी कटु एवं तिक्त क्यों न लगे, पर समय का सच यही है। जमाने का यथार्थ यह भी जतलाता है कि हाल के कुछ वर्षों में राजनीतिज्ञों की ही तरह व्यवसायियों ने भी विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों की ओर अपनी नजर डाली है। अपनी धन शक्ति का इस्तेमाल करके उन्होंने युवाओं को लुभाना शुरू किया है। इसी उपक्रम के तहत कई व्यावसायिक शिक्षण संस्थान कुकुरमुतों की तरह छाते नजर आ रहे हैं। अधिक धन कमाने की नीति के तहत उन्होंने शिक्षण संस्थानों को अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में बदल दिया है। इनके अनुसार धन के स्तर को ऊपर उठना चाहिए, जीवन के स्तर को नहीं। संस्कृति एवं संस्कार से इनमें से किसी का कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी इसके लिए राष्ट्र भक्ति एवं युवाओं की जिंदगी से जुड़ने का जज्बा चाहिए, जो पहले कभी देश के दीवानों में हुआ करता था। इसी के चलते गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे से लेकर बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लजपत राय जैसों ने अपने शिक्षण संस्थाएं स्थापित की थी। महाराष्ट्र में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने कई कॉलेज शुरू किए। वहीं उत्तर भारत में DAV आंदोलन का प्रारंभ हुआ। बंगाल में ब्रह्म समाज, स्वदेशी आंदोलन और रामकृष्ण मिशन ने शिक्षण संस्थाएं गठित की। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा
शांति निकेतन महामना मालवीय जी द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई। स्वामी श्रद्धानंद के गुरुकुल कांगड़ी का भी ऐसा ही पवित्र उद्देश्य था। इन सब का मकसद युवाओं को प्रेरक वातावरण देना था। आज स्थिति को संवारने के लिए विचार क्रांति अभियान के आयोजकों ने पुनः युवाओं को अपने साथ आने के लिए पुकारा है। शिक्षण, संस्कृति एवं संस्कारों से जुड़े युवाओं के अध्ययन के साथ उनका जीवन भी संवरे, इसी के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय का उदय हुआ है। यहाँ के संचालकों, विद्यार्थियों एवं आचार्यों की स्पष्ट सोच है कि युवाओं को राजनीतिक संकीर्णताओं की सांकलों में नहीं बांधा जाना चाहिए और न ही उनसे व्यावसायिक हित पूरे किए जाने चाहिए। विश्वविद्यालय में तो युवा को ऐसा कुछ सिखाया बताया जाना चाहिए जिससे कि वे पूरे विश्व को विद्यालय के रूप में स्वीकार कर लें और हर क्षण हर घड़ी अपने अध्ययन का विस्तार करके अपने जीवन को संवारते रहें। इस महान उद्देश्य को पाने के लिए युवा विद्यार्थी एवं उनके आचार्यों को साथ साथ कदम बढ़ाने होंगे। प्रकरण 21 समाप्त। ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ, प्रकरण 22। युवाओं का श्रेष्ठ आचार्यों के साथ समन्वय। युवा विद्यार्थी एवं आचार्य कर्म और चिंतन की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। कर्म का अच्छा बुरा होना चिंतन के स्वरूप पर निर्भर है। चिंतन में पवित्रता हो तो कर्म में स्वयं ही प्रखरता आ जाती है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि यदि युवा विद्यार्थी प्रज्वलित अग्नि है तो आचार्य उसे दिशा देने वाली हवा। हवा का बहाव जिधर हो अग्नि की ऊर्जा उधर ही मुड़ जाती है। आज यदि युवा विद्यार्थी में कहीं खोट दिखती है तो इसका एक कारण यह भी है कि आचार्य के दायित्व निर्वहन में कहीं कोई कमी आई है। इसका एक पहलू यह भी है कि युवा विद्यार्थी आज आचार्य की गरिमा को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। स्थिति को संवारने के लिए परिवर्तन दोनों में ही वांछित है। ये जितनी जल्दी हो उतना ही राष्ट्र के लिए शुभ है। राष्ट्र में युवा शक्ति का स्वर्णिम काल जब भी आया है उसे लाने में आचार्यों की मुख्य भूमिका रही है। इसी तरह युवा विद्यार्थियों ने अपने आचार्य की गरिमा को जब भी सम्मानित किया है उन्हें विशेष अनुदान मिले हैं। विपुल साहित्य के रचनाकार, भारतीय विद्या भवन के संस्थापक, राष्ट्र सेवी राजनेता कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जीवन के अंत तक अपने विद्यार्थी जीवन की स्मृतियों को संजोकर रखे रहे। वह बार बार इस सत्य का उल्लेख करना नहीं भूलते थे कि उनके युवा जीवन को संवारने में उनके आचार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
जिस आचार्य का आचार्यत्व उन्हें पुलकित, गदगद, संवेदित व स्फुरित करता था, वे थे श्री अरविंद। श्री अरविंद महाराजा गायकवाड़ के कॉलेज में प्रोफेसर थे। उस समय के.एम. मुंशी उनके विद्यार्थी थे। के.एम. मुंशी लिखते हैं, श्री अरविंद की जीवन शैली, उनका सहज तपस्वी विरागी भाव, उनकी अगाध समुद्र के समान विद्वता और सबसे बढ़कर उनका राष्ट्र प्रेम हम सब विद्यार्थियों को प्रेरित और उद्वेलित करता था। हम सभी विद्यार्थी तृषित चातकों की तरह उनके वचनों की स्वाति वर्षा का इंतजार करते थे। वे जो भी कहते, हम सभी उसे श्रद्धा से शिरोधार्य करते थे। हम सब इंतजार करते थे कि वे हमसे कुछ कहें, हमें कोई उपदेश दें। उनके सानिध्य में हम सभी का विद्यार्थी जीवन धन्य हो रहा था। उन परम वितराग महायोगी के चरणों में बैठना हम में से हर एक के लिए ऐसा अनुभव था जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। श्री अरविंद की प्रेरणा से के.एम. मुंशी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए सक्रिय हुए। बाद में देश स्वतंत्र हो जाने के बाद वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में खाद्य मंत्री हुए। स्वाधीनता के बाद उनकी सबसे बड़ी साध थी अपने आचार्य के एक बार पुनः दर्शन की। श्री अरविंद उन दिनों पांडिचेरी में एकांत वास कर रहे थे। उनका प्रायः किसी से मिलना नहीं होता था, लेकिन के.एम. मुंशी के आगमन की सूचना उन्हें दी गई। वे भारत सरकार के विशेष प्रतिनिधि होकर गए थे। कहने वालों ने उन्हें यही सूचना दी कि भारत गणराज्य के खाद्य मंत्री और भारत सरकार के विशेष प्रतिनिधि आपसे मिलना चाहते हैं। श्री अरविंद ने सपाट ढंग से मिलने से इनकार कर दिया। इस इनकार पर के.एम. मुंशी अति दुखी हुए। उन्होंने सूचना देने वाले से पूछा, किस रूप में मेरे आने की खबर उन्हें दी गई? जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा, एक बार फिर से अरविंद सर से कहो कि उनके बड़ौदा कॉलेज का एक स्टूडेंट उनसे मिलने आया है। अपने विद्यार्थियों के लिए करुणा एवं प्रेरणा से ओतप्रोत मेरे अरविंद सर कभी भी इतने कठोर नहीं हो सकते। मुझे विश्वास है कि वे मुझसे अवश्य मिलेंगे। के.एम. मुंशी का विश्वास सही साबित हुआ। श्री अरविंद ने उन्हें बुला लिया और उनसे राष्ट्रीय कल्याण की कई योजनाओं पर चर्चा की। युवा विद्यार्थियों के प्रेरणा देने वाले आचार्य के रूप में परमहंस श्री रामकृष्ण देव के शिष्य महेंद्र नाथ का नाम स्मरणीय है। महेंद्र नाथ गुप्त शिक्षक होने के कारण श्री रामकृष्ण के भक्तों में मास्टर महाशय के नाम से विख्यात थे। आज भी उन्हें इसी रूप में याद किया जाता है। इन मास्टर महाशय के विद्यालय में उस समय ऐसे कई युवा विद्यार्थी पढ़ते थे जो बाद में श्री रामकृष्ण परमहंस के सन्यासी शिष्य बने।
श्री रामकृष्ण मठ मिशन के प्रथम अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद भी इन्हीं में से एक थे। मास्टर महाशय अपने विद्यार्थियों की प्रतिभा संवारने के अतिरिक्त उनके आध्यात्मिक विकास का भरपूर ध्यान रखते थे। इसी के चलते वे स्वयं इन युवाओं को श्री रामकृष्ण से मिलाते रहते थे। मास्टर महाशय का कहना था कि अच्छे शिक्षक को अपने विद्यार्थी के समग्र विकास का ध्यान रखना चाहिए। युवा विद्यार्थियों के जीवन को संवारने के लिए प्रसिद्ध रसायन शास्त्री प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र राय का नाम भी उल्लेखनीय है। पी.सी. राय के नाम से सुपरिचित प्रोफेसर राय अपने विद्यार्थियों को रसायन शास्त्र पढ़ाने के साथ देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाते थे। पूरे दिन रसायन विज्ञान की कक्षा एवं प्रयोगशाला में काम करने के बाद शाम के समय प्रोफेसर राय अपने युवा विद्यार्थियों के साथ खादी की धकेल गाड़ी और राष्ट्रभक्ति की पुस्तकें लेकर निकल जाते थे। तिरंगा झंडा थामे राष्ट्रभक्ति के गीत गाते गाते खादी बेचते हुए इन महान आचार्य एवं उनके युवा शिष्यों को देखकर लोग अचरज करते थे। वे सोच ही नहीं पाते थे कि ये 200 से अधिक रासायनिक यौगिकों का आविष्कार करने वाले बंगाल केमिकल एवं फार्मास्यूटिकल के संस्थापक विश्व प्रसिद्ध रसायन शास्त्री और उनके रसायन वैज्ञानिकों की टीम है। प्रोफेसर राय का अपने विद्यार्थियों से बेहद अनुराग था। युवा विद्यार्थी भी उन्हें अपने जीवन का सर्वोच्च आदर्श मानते थे। युवा विद्यार्थियों को गढ़ने तराशने के लिए प्रोफेसर रामचंद्र दत्तात्रेय रानडे ने भी जीवट भरी भूमिका निभाई। प्रोफेसर रानडे की गिनती दर्शन शास्त्र एवं अध्यात्म की विरल प्रतिभा के रूप में की जाती है। रहस्यवादी दर्शन के वे प्रणेता माने जाते हैं। प्रोफेसर रानडे ने अपने विद्यार्थियों में दार्शनिक अध्यात्म प्रतिभा के साथ राष्ट्रभक्ति के बीज भी बोए। उनके विद्यार्थी इनकी गरिमापूर्ण उपस्थिति से कृतार्थ अनुभव करते थे। इनके अनेक विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्वाधीनता में अग्रणी भूमिका निभाई। कईयों ने भारतीय ज्ञान को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने विद्यार्थियों में अपनी प्रतिभा एवं कौशल को न्यौछावर करने वाले आज भी कहीं-कहीं अपनी चमक बनाए हुए हैं। कर्नाटक के छोटे से गांव में शिक्षण करने वाले बी राजमणि युवाओं को निखारने के लिए दिन रात एक किए रहते हैं। कॉलेज में अध्यापन के अलावा वे अपने विद्यार्थियों को लोक सेवा के लिए भी प्रेरित करते हैं। अध्यापन के बाद बचे हुए समय में ये विद्यार्थियों के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण, प्रौढ़ शिक्षा, बाल शिक्षा, कुरीति उन्मूलन, ग्रामोत्थान जैसे कई मुद्दों पर कार्य करते हैं। प्रौढ़ शिक्षक एवं युवा विद्यार्थियों के दल को वृक्षारोपण करते, गरीब बच्चों को शिक्षा देते और ऐसे ही अनेक लोकोपयोगी काम करते हुए देखकर वहां के स्थानीय निवासी कहते हैं
कि लगता है कि अब भी धरती पर सतयुग है। युवा विद्यार्थी भी अपने राजमणि सर की हर बात मानते हैं। इस परंपरा एवं प्रक्रिया के कई अभिनव प्रयोग देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी हो रहे हैं। यहाँ भी युवा विद्यार्थी एवं आचार्य के समन्वय की शक्ति क्रियाशील हो रही है। यहाँ के युवा विद्यार्थी एवं आचार्यों ने अध्ययन एवं जीवन दोनों को ही संवारने का संकल्प किया है। इनका कहना है कि अध्ययन के बिना यदि जीवन सूना है तो जीवन का तिरस्कार करने पर अध्ययन अर्थहीन हो जाता है। युवा विद्यार्थी एवं आचार्य इन दोनों को साथ साथ संवारें तो युवा चेतना में कई चमत्कार संभव है। वे जीवन के हर क्षेत्र में, फिर भले ही यह व्यवसाय ही क्यों न हो, युवा प्रतिभा को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। प्रकरण 22 समाप्त।